तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आम जिंदगी के साथ साथ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो आज दोस्तों हम ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो है बेसिकली वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप सबने नाम सुना होगा, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम नहीं सुना होगा। नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, अभी श्रीलंका में आप लोगों ने सबने देखा होगा स्थिति, कितनी बुरी स्थिति हो गई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पैलेस पर वहाँ पर हमला कर दिया जनता ने, और क्या हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। सबको पता है, तो आपको भागना पड़ा, और वहाँ की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। तो अब आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या कुछ महत्व का है क्या, या फिर इसमें अगर कुछ कमी हो जाए तो एक संकट पैदा हो जाता है इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं बीओपी क्राइसिस। तो क्या इंडिया में भी कभी बीओपी क्राइसिस हुआ है? जैसे आज श्रीलंका परेशान है, जैसे कि बांग्लादेश परेशान है, जैसे कि पाकिस्तान परेशान है, तो क्या कभी इंडिया में भी हुआ था क्या? तो बिल्कुल हुआ था 1991 में, जब मनमोहन सिंह जी फिर हीरो बन के आए थे और उन्होंने हमारे देश को इकोनॉमिक संकट से बचाया था। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप बस चैनल पर बनी रहिए और ध्यान से सुनते रहिए चीज़ों को, कंसेप्ट को। तो आप जैसे हेडिंग देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लास, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हेडिंग है। तो अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिंपल सा कंसेप्चुअल बताता हूँ, है क्या है। एक बार आप इसको समझ जाओगे तब फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊँ, क्या इसकी परिभाषा होगी, तो हम देख सकते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी देश है ना, ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा भारत महान है। दुनिया का कोई भी देश हर चीज़ में आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई देश नहीं है कि भाई सब चीज़ें वहाँ पैदा होती हो। जैसे इंडिया में गेहूँ चावल प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर कच्चा तेल नहीं होता, क्रूड ऑयल हम वहाँ से मंगाते हैं, खाड़ी देशों से, अमेरिका से कई सारी मशीनरी मंगाते हैं, कोई से रशिया से हथियार मंगाते हैं, चाइना से कुछ और मंगाते हैं, जापान से कुछ मंगाते हैं, साउथ कोरिया से कुछ मंगाते हैं। तो दुनिया का कोई भी देश क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हर देश को क्या किसी न किसी देश पर डिपेंडेंसी है। ये यूएसए है, ये चाइना है, हो सकता है ये जापान है। तो इंडिया क्या करेगा? यूएसए तो कुछ चीज़ें मंगाता होगा, बिल्कुल मंगाता है। ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है, जहाँ से हम क्या कच्चा तेल तो मंगाते ही मंगाते, सबको पता है। ये यहाँ से हम कुछ मंगाते हैं, चाइना से कुछ मंगाते हैं, जापान से कुछ मंगाते हैं। तो ऐसे एक देश जब दूसरे देश से चीज़ें मंगाता है उसको कहते हैं इम्पोर्ट, आयात कर रहे हैं। इम्पोर्ट ऐसे नहीं होता भाई, हम यहाँ से अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो बदले में कुछ पैसा देंगे, क्योंकि ऐसे फ्री में आयात कर लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा आप लोग जानते हो, रुपये तो केवल इंडिया में चलता। पूरी रुपये अगर आप में से कोई लोग घूमने गए, जैसे जापान गए, तो वहाँ रुपये को दिखाओगे कोई नहीं पूछेगा, वहाँ क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो पूरी दुनिया में लगभग ग्लोबल जो रिजर्व करेंसी होती है वो डॉलर होती है। आप डॉलर लेके पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ, आपका काम चल जाएगा। तो आपने इसको ये इम्पोर्ट किया, इसमें गुड मंगाई, तो बदले में कुछ पैसा दिया, तो डॉलर जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी डॉलर जाएगा। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट का होता है, केवल इंडिया चीज़ें मंगाता है थोड़े, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया यूएस को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे हम यहाँ से है ना अभी क्या कहते हैं सी फूड जैसे वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, और भी कई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर की। तो बदले में यूएस हमको क्या देगा? यूएस हमको डॉलर देगा। तो ऐसा है ना, पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन चलता है, अमेरिका का भी चलेगा, जापान का भी चलेगा। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक। क्या है? एक रिकॉर्ड है जो किसी भी देश से जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो विदेशी मुद्राओं का जो आवागमन होता है ना डॉलर का, उसका रिकॉर्ड जो रखते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कैसे? सपोज करो ये इंडिया है, ये यूएस है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, $100 आए, $100 आए। चाइना में से हमने कुछ इंपोर्ट किया तो बदले में $50 दिए। तो ये सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। देश में जो पैसा आ रहा है वो पॉजिटिव में लिखते हैं, तो सब जानता है। जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार अपनी एक खाता भाई रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कुछ पैसा आ रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखता है, पैसा जा रहा है तो उसको डेबिट में लिखता है। ऐसे जो अब इंडिया में पैसा आ रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, हमारे यहाँ पैसा आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते जाएंगे, जो पैसा जा रहा है उसको हम नेगेटिव लिखते जाएंगे या डेबिट में लिखते जाएंगे। तो जो ये रिकॉर्ड बनाया ना हमने, जो पैसे का आवागमन का फॉरेन से, उसी रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? उसी रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसी रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हो किसी देश द्वारा, किसी देश जैसे ये इंडिया, अब इंडिया बाकी पूरी दुनिया के साथ लेन देन करेगा, तो बाकी पूरी दुनिया के साथ जो लेन देन करता है ना, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है,
उसमें जो पेमेंट वगैरह करता है उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। किसी देश द्वारा शेष विश्व के साथ जो रिमेनिंग वर्ल्ड है उसके साथ किए गए जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कोई चीज़ दो बदले में पैसे लो, ऐसे नहीं फ्री में कोई चीज़ दे दी। तो पैसे का जो लेन देन होता है तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो उसका जो एनुअल जो स्टेटमेंट कह दो या एनुअल जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है। और ये उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, हर साल जारी करता है। ये पूरा साल भर में कितना लेन देन हुआ, कितना डॉलर आया, कितना गया, ये सबका एक रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन कर लो। जो देश का सेंट्रल बैंक है, जैसे हम इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करता है। ठीक है, बात यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने सबसे पहले समझा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें हो सकती है, पॉजिटिव में पैसा आएगा फॉरेन से जब डॉलर आएगा, और दूसरा कुछ पैसा जाएगा ना, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा डॉलर में। तो ये बेसिकली कौन मेंटेन करता है, तो उस देश का सेंट्रल बैंक। दुनिया का हर देश का में उसका सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एक रिकॉर्ड बना रखा है उन्होंने। जैसे कोई चीज़ पैसा आया तो उसको पॉजिटिव में लिख लिया, गया तो नेगेटिव में लिख लिया। किस में लिखते हैं, डॉलर में लिखते हैं भाई। क्यों, रुपये में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि रुपये में लेन देन नहीं हो रहा ना। जब दुनिया के हम जो जितने अधिकांश ट्रांजेक्शन करते हैं ना फॉरेन से, वो सब डॉलर में होता है, रुपये को कोई नहीं लेगा। आप यूरोप में जाओ, यूरोप से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो जर्मनी से, तो रुपये लेगा ही नहीं, क्योंकि रुपये केवल इंडिया में चलता है। ग्लोबल जो रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है, तो वो डॉलर मांगेगा। इवन भारत और नेपाल, इंडिया नेपाल के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो भी डॉलर में होते हैं। आप लोगों को देख के सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन डॉलर में होता है। तो ये डॉलर में मेंटेन करना पड़ेगा इसको। ये तो चलो एक देश की बात होगी, ऐसे पूरी दुनिया में अनेकों देश हैं। तो हर देश क्या अपना अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। ये पूरी दुनिया, तो इंडिया ने किया, चाइना ने किया, यूएसए ने किया, और भी जितने देश सबने किया। ये सब फिर अपने अपने फाइलें कहाँ भेजते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भेजते हैं। ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड रखता है भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई है जो मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए है। तो जब तक इसके पास डेटा नहीं होगा आईएमएफ के पास में, तब तक इन देशों की मॉनिटरिंग कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो पूरी दुनिया का जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर देश का अपना सेंट्रल बैंक बनाएगा, फिर उससे कह देगा भाई तुम सब मिलकर क्या करो, सारा अपने अपनी फाइल काम भेज दो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास भेज दो, ताकि ये पूरी दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड रखेगा। अब एक चीज़ इसमें सुन के आश्चर्य लगेगा, पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन स्थिति हो सकती है, कैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हो सकती है? सपोज करो हमने एक्सपोर्ट किया, बदले में हमको पैसा आया, ठीक है। कुछ इंपोर्ट किया, बदले में हमने 50 रुपये दिया, ये 100 रुपये आए, ठीक है। एक स्थिति हो सकती है। एक स्थिति तो ये होगी जिसमें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, और हम खर्चा कम करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना भाई। हमने क्या किया, 100 रुपये का माल अमेरिका को बेचा, लेकिन वहाँ से 50 रुपये का मंगाया, तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, 50 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमारे देश में जो भंडार है ना पैसे का, वो बढ़ जाएगा 50 रुपये। एक इसका उल्टा हो सकता है, हमने एक्सपोर्ट से 50 कमाए, इंपोर्ट से 100 दिए, तो ये फिर नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव 50 रुपये हमारे जेब से जा रहे हैं कहीं ना कहीं। या हो सकता है दोनों बराबर हो तो बीओपी 0 हो जाएगा। तीन ही सिचुएशन हो सकती है, और इसके अलावा तीसरी सिचुएशन नहीं हो सकती। ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, नहीं करेंगे तो नेगेटिव में रहेगा। और बराबर सा करेंगे, जितना मंगाया उतना ही क्या किया, जितना मंगाया उतना ही बेचा, तो 0 हो जाएगा। तीनों सिचुएशन हो सकती है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड का बीओपी कितना होगा, पूरी दुनिया का वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा? तीन ऑप्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। बताओ जल्दी सोच के। बताइए। 0 होगा, कैसे होगा? आप सुन लो, ये इंडिया है, इंडिया ने अमेरिका को 100 रुपये का माल बेचा, तो भारत में ये पैसा आएगा, ठीक है। आएगा तो हम किस में लिखेंगे, हम पॉजिटिव लिखेंगे, हमारे पास 100 आ गया। तो यही पैसा कहाँ लिखेगा, ये अमेरिका किस में लिखेगा बताओ? इसकी जेब से गया तो नेगेटिव में 100 रुपये गया। तो ये अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव 100, ये नेगेटिव 100, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात बताऊँ यार, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है, ये मैं हूँ ग्राहक, ठीक है। मैं इसके पास मोबाइल रिचार्ज कराने गया, ठीक है। इसने मेरा रिचार्ज कर दिया, मैंने इसको 100 रुपया दिया, तो ये 100 रुपये इसके खाते में जा रहे हैं, तो इसके तो पॉजिटिव हो रहा है, इसके खाते में जुड़ेंगे प्लस 100 होएगा। तो मैं कितने लिखूंगा, अगर मेरे खाते से जा रहे हैं तो -100। तो ओवरऑल तो दोनों के पास अगर मैं मिला के जोड़ूँ तो 0 ही तो बैलेंस है भाई। दोनों के पास में कोई पैसे में अंतर आएगा। जो 100 रुपये मेरे जेब में था वो दुकानदार के पास पहुंच गया, पैसे की मात्रा बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। ऐसे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी दुनिया में नापते हम,
एक देश में जो पॉजिटिव है दूसरे देश में उतना ही नेगेटिव में। हमने जापान से कोई चीज़ मंगाई तो हम उसको पैसा देंगे, 100 रुपये देंगे तो उसके खाते में पॉजिटिव जाएगा, लेकिन हमारे खाते में वही चीज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो ओवरऑल पूरी दुनिया का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हम मिलाएंगे तो वो दोस्तों जीरो होगा, जीरो होना ही पड़ेगा उसको। इसलिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाले खुश रहते हैं, क्यों? पूरे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा आएगा इनके पास, यूएस का आएगा, चाइना का आएगा, इंडिया का आएगा, सबका आएगा। पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को चिंता ही नहीं, क्यों? सबका जोड़ कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। उसको पता है मेरा जवाब तो जीरो ही आने वाला है, सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास तो जीरो आएगा, क्योंकि एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव है, ओवरऑल बैलेंस तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हो, तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले जो इसकी क्या डेफिनेशन देखी, फिर मैंने बताया कौन मेंटेन करता है। तो इंडिया में हर देश में उसका सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है, पूरी दुनिया में जो सब देशों का जो सेंट्रल बैंक बॉस है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वो मेंटेन करता है। बीओपी को किस में दिखाते हैं, डॉलर में दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, वो डॉलर में होता है, रुपये में नहीं होता। सिद्धांत रूप से बीओपी कितना होगा, जीरो होगा। वर्ल्ड जो ग्लोबल बीओपी होता है वो भी जीरो होता है। बीओपी में दो प्रकार की एंट्री होगी, आप सब जानते हैं। जब देश में पैसा आएगा, हमारे खाते में पैसा आएगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे क्रेडिट में, जब पैसा जाता है तो नेगेटिव में क्रेडिट में लिखेंगे, उसमें नेगेटिव में डेबिट में लिखेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। डेबिट में लिखेंगे कब, जब नेगेटिव होगा, देश भुगतान करे, हमारे देश से पैसा जाएगा, जब देश में भुगतान आएगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या अब तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब इसको हम थोड़ा सा इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे। ये बीओपी फॉरेक्स का चक्कर में बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आपको लिए चलो इसको भी लगा बता देता हूँ मैं। देखो क्या होता है, सपोज करो ये इंडिया था, इसने इस साल 2022 में 100 रुपये कमाए, 100 रुपये यहाँ हमारे पास आए और दिए केवल कितने, 80 रुपये दिए। तो इसके पास ओवरऑल कितना रुपये बैलेंस बच जाएगा इस साल, 20 रुपये बच जाएगा। तो ये 20 रुपये कहाँ एक है ना, एक उसमें ट्रांसफर कर देता है अलग से पैसे फंड में। जैसे दुकानदार है, सबको दुकानदार है, दुकानदार ने आज है ना 10,000 रुपये की चीज़ बेची, तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ये अकाउंट में, अपने जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ये 20 रुपये कहने के ट्रांसफर कर देंगे, तो उसको कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। जितने भी विदेशी मुद्रा आती है ना, उसको क्या करते हैं, एक अलग से विदेशी मुद्रा भंडार में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कई बार उल्टा भी हो सकता है ना, जैसे कोई 2023 है, इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने 100 रुपये कमाए, लेकिन देना कितने पड़ गए, -100, मान समझ करो 110 रुपये हमको इंपोर्ट किया, तो 100 तो ये बैलेंस हो गया, 10 रुपये कम पड़ गए, तो 10 रुपये यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। जिस साल हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, जिस साल हम कम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये घट जाएगा। इसलिए जो है ना, जब बीओपी पॉजिटिव में होता है, सब उसको बीओपी पॉजिटिव है, तो यहाँ से पैसा ट्रांसफर करके कहाँ जाएगा, फॉरेक्स में जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में। ऐसे जब बीओपी नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव में है, कम पैसा है, तो ये फॉरेक्स से पेमेंट तो करना ही है, तो फॉरेक्स से हम क्या करेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। इसलिए कहते हैं बीओपी प्रिंसिपल जीरो होता है। क्यों? ये पॉजिटिव है तब भी यहाँ का पैसा फॉरेक्स में चल जाएगा, और जो नेगेटिव है तो फॉरेक्स से पैसा आ जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल ये हमेशा क्या रहना है, इसको जीरो ही रहना है दोस्तों। समझ की बात यहाँ तक। यही दुकानदार वाले की बात मैं बता रहा हूँ तुमको। ये दुकानदार है, समझ, इसने आज दिन भर में 10,000 रुपये का माल बेचा, और इसके पास कोई जो कहीं से कंपनी सामान मंगाता है, वो भी पैसे लेना है, 5,000 रुपये है, तो इसके दिन भर का कितना बैठा, 5,000 रुपये बैठा, तो 5,000 रुपये कहाँ भेज देगा, अकाउंट में भेज देगा। ठीक है। लेकिन कोई हो सकता है कोई दिन इसके पास क्या हुआ, सेल नहीं हुई हो, सेल 2,000 की हुई हो, लेकिन जो कंपनी वाले आगे कि भाई हमारा पेमेंट करो, तुमने सामान मंगाया था 10,000 रुपये, तो ये इसको 8,000 कहाँ से लाएगा, 8,000 यहाँ से अकाउंट से निकाल लेगा। सेम ऐसा हो रहा है यहाँ बीओपी का, फॉरेक्स का। तो इसमें कोई आपको दोहराई नहीं होनी चाहिए। हमारा यहाँ तक का मुद्दा कवर होता है। बीओपी डॉलर में दिखाते हैं। अब देखो जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है बीओपी का कंपोजिशन। देखो पैसे कई प्रकार से आते जाते हैं। मैंने तो आपको एक ही चीज़ बताई, क्या बताई, केवल माल बेच दिया पैसा गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंडियन आदमी, भारतीय नर्स केरला की दुबई में काम कर रही, वो अपने घर में पैसा बेच रही, तो वो भी तो एक तरह से पैसा आ रहा जा रहा है देश में, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे केवल वस्तुएं नहीं, जैसे बेंगलोर में बैठ के कोई आदमी कॉल सेंटर पर काम कर रहा है फॉरेन अमेरिकन कंपनी के लिए, तो अमेरिकन कंपनी से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो वो भी तो कहीं के रिकॉर्ड में जाएगा। क्या हो सकता है कोई जैसा कि उधार ले ली हो इंडिया ने, जैसे सपोज वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेते हैं हम, तो फिर उधार लेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे। तो ये सब के आधार पर जो बीओपी का कंपोजिशन बांटा जाता है 3 भाग में। बीओपी का 3 कंपोजिशन माने जाते हैं। ये कंपोजिशन आपको मुझे तो रट लो, इसको स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसी याद होनी चाहिए।
सबसे पहले होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ये आपको याद रखना है ऐसा कैसे। सबसे पहले होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। और थर्ड होता है एरर एंड ओमिशन। ये थर्ड हो तो कोई खास बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं। कोई अपने गांव में बड़े सेठ लोग होते हैं वो भी लिखते हैं भूल चुक, कोई गलती होगी, कोई कलम छूट गई, कोई एंट्री छूट गई, तो एंड में उसको एरर एंड ओमिशन नाम से लिख लेते हैं। मान लो सब कुछ साल भर कोई लेन देन हुआ, लेकिन आरबीआई से कोई एक एंट्री दो एंट्री छूट गई, तो फिर उसको कहाँ लिखेंगे? तो उसको ऐसे भूल चूक के रूप में लिख देते हैं। ये अपने गाँव में जो बड़ी बड़ी पोतियाँ होती है ना, बड़े बड़े सेठ साहूकार रखते हैं, वो भी रखते हैं एक कॉलम एरर भूल चूक लेन देन का। तो बुक ऐसे ही काम आता है कि मान लो कोई एंट्री कहीं गलती छूट गई, कहीं पकड़ में आ गई बाद में, तो उसको कहीं एंट्री कर सको। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि एरर एंड ओमिशन करके भी एक कंपोनेंट होता है। गलत नंबर टिक कर देना है कि ये नहीं होता, होता है करंट अकाउंट। हालांकि है ना, आप जितने भी अधिकांश एग्जाम बुक में वगैरह में दो ही बताते हैं, हालांकि ठीक भी है, पर हमको याद रखना है कि 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का तो मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात है ही नहीं। क्या नहीं है इसमें? सिंपल है। क्या सिंपल है? कोई गलती होगी, कोई एंट्री छूट गई, तो एंट्री को यहाँ बाद में लिखा जा सकता है, बस इतना इसका काम है। और इसका कोई काम नहीं है, इसका काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है बात। लेकिन करंट अकाउंट दोस्तों, कैपिटल अकाउंट, दोनों इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। करंट अकाउंट जहाँ जहाँ भी आप इकोनॉमिक्स में शब्द पढ़ोगे, उसका मतलब होता है दिस ईयर, करंट ईयर का मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो इसी साल प्रभावित हो रहा है, इसी साल इंपैक्ट डालेगा, बात खत्म, उसको कहते हैं करंट अकाउंट। और जो लंबे टाइम तक के लिए इंपैक्ट डालता है, लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट डालता है, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या समझे? करंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसी कोई एंट्री जो इसी साल की है। जैसे सपोज करो भारत ने क्या किया, अमेरिका से कुछ कार मंगाई, पैसे दिए, कार मंगाई, बात खत्म होगी। अब अगले साल का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस घटना का। लेकिन सपोज करो इंडिया ने अमेरिका से पैसा उधार लिया, तो पैसा उधार लिया तो अब 10 साल लिया तो हर साल ब्याज देना पड़ेगा, तो हर साल उससे खर्चा होगा। तो वो जो ट्रांजेक्शन है ना, वो लंबे टाइम तक लिए प्रभावित करता है। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाय पी बात खत्म होगी, बिस्किट खाए बात खत्म होगी। लेकिन नहीं, किताब खरीदी तो किताब जिंदगी भर 10 साल तक काम आएगी। कोई हमने कार खरीद ली तो कार 10 साल तक काम आएगी। हमारी जिंदगी में ऐसे कोई कई चीज़ें होती है जो लंबे टाइम तक काम आती है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली वो एंट्री आती है जिसका इंपैक्ट करंट ईयर में होता है, और जो कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री आती है जिसका इंपैक्ट लंबे टाइम तक लिए होता है, 2 साल 10 साल के लिए। जैसे सपोज करो, क्या कर सपोज करो, जैसे कि आईफोन ने चेन्नई में प्लांट डाल लिया, अब हर साल उसका ट्रांजेक्शन होगा। वो एक प्लांट डाला तो उसको अगले 10-20 साल तक कमा के देगा उस एक ही प्लांट से। जो आज पैसा निवेश किया प्लांट में, अगले 10-20-50 साल तक काम आएगा वो। तो ऐसा ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो लंबे टाइम के लिए इंपैक्ट डाल रहा है। तो हम समझ के तीनों में अंतर कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो होता है दोस्तों, 3 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशन। अब हम आगे डिटेल में इस करंट अकाउंट को पढ़ेंगे। ये तो आपको ध्यान रखना, भूल मत जाना, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में बात चल रहे हैं हमारा टॉपिक चालू खाता। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या समझे? ऐसा अकाउंट जिसमें होने वाले ट्रांजेक्शन का प्रभाव इंपैक्ट इसी साल के होता है, इसी साल होता है, उसको करंट अकाउंट कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, करंट। ठीक है बात। इसके 2 पार्ट होते हैं करंट अकाउंट के। एक तो विजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट का मतलब दृश्य खाता। इसको ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, व्यापार खाता। दोनों एक ही नाम है, कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको धोखा नहीं खाएं। हम दोनों आसानी से देख सकते हैं कि करंट अकाउंट के 2 सब पार्ट होते हैं, एक तो विजिबल अकाउंट, एक इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट, अदृश्य खाता। अब इन दोनों के अंतर पड़े पे इसको डिटेल में देखेंगे हम। भाई विजिबल अकाउंट तो ऐसा अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, दिखता। क्या होता है? दिखता। कुछ चीज बेची, सामान आया, ये सामान तो वस्तुओं का लेन देन होता है। यहाँ पे वस्तुओं का या गुड्स का लेन देन होता है। कैसे? भारत ने अमेरिका से 100 कार आया, इंपोर्ट करी, पैसा दिया, बात खत्म। कारें दिख रही बड़ी बड़ी, ट्रक में भर के, जहाज में भर के आ रही है। भारत ने है ना जो सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल आया, इंपोर्ट किया। भारत ने क्या किया, कुछ ट्रक, बुलडोजर, कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट करी, कार, फ्रिज, टीवी, ऐसी कोई भी सामान जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया, उसको क्या कहते हैं? उसको विजिबल अकाउंट में कहते हैं, क्योंकि दिखती है। लेकिन भारत ने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया अमेरिका को, कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा।
ऐसे ही मान लो सपोज करो मैंने अमेरिका में कभी पैसा निवेश किया था शेयर मार्केट में, तो वहां से मुझे कुछ डिविडेंड मिला, तो वो दिखता है कि कुछ सामान थोड़े दे रहे हैं, सीधा डिविडेंड आ गया। तो इसके भी 3 टाइप होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम चल रहे करंट अकाउंट के विजिबल पार्ट पर, ठीक है। करंट अकाउंट का विजिबल पार्ट जिसको कहते हैं ट्रेड अकाउंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, ट्रेड अकाउंट, या इसको व्यापार खाता कहते हैं, व्यापार खाता। इसके अंदर 2 काम होते हैं। इसके अंदर गुड्स का लेन देन होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तु बेची जाती है, खरीदी जाती है। जब हम जानते सब, जब वस्तुएं बेचते हैं इंडिया, तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। इंडिया ने एक्सपोर्ट करी कोई चीज़ दुनिया को, लेकिन जब हम चीज़ें मंगाते हैं तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट से हमको क्या करेगा? डॉलर आएगा कि जाएगा? तो डॉलर आएगा। कई चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट से हम करेंगे, सपोज को कच्चा तेल मंगाएंगे मिडिल ईस्ट से, तो डॉलर जाएगा, नेगेटिव में होगा, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है अब हम हर साल कुछ ना कुछ वस्तुएं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर तो होती नहीं है। तो अगर इन दोनों का बैलेंस कर लें, सपोज करो कितना रुपये तो यहाँ आया, कितना रुपये गया, तो इसको कहते हैं ट्रेड, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इन दोनों का बैलेंस निकाल लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसा गया, ये इसकी 3 स्थिति हो सकती है। सपोज करो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, इंपोर्ट कम किया तो हमारे पास जो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है कि हमने पैसे कमा के दे रहा हमको। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों? दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो। ये नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, घाटा हो रहा है, क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। समझ गए 3 बात। विजिबल अकाउंट में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है, इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर जाता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो डॉलर ज़्यादा आएगा, तो हमारा कहेंगे हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। और है ना, अगर बराबर है तो न्यूट्रल रहेगा। और मान लो हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव में रहेंगे, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो बताओ कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए? सर इसमें पूछने वाली बात है कि ये तो सरप्लस होना तो अच्छी बात है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। कम पैसा देंगे तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो देश में समृद्धि आएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है? लेकिन नहीं है दोस्तों, ऐसी बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरप्लस होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से हमारा देश हमेशा से ट्रेड डेफिसिट का ही सामना कर रहा है। कभी कभार अपवाद स्वरूप एक आध बार जिंदगी में ट्रेड पॉजिटिव रहा हो तो रहा, नहीं ट्रेड डेफिसिट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना हमेशा जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारा इम्पोर्ट कच्चा तेल देश में पैदा ही नहीं होता, तो ऐसा कच्चा तेल ऐसे इंपोर्ट करेंगे हम, तो इस पर इतनी डिपेंडेंसी है, गोल्ड वगैरह। साथ में हमारे साथ पास मशीनरी की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जो ये डिफेंस के सामान, हथियार, मिसाइल वगैरह सब इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट तो हमारा बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा कोई बनता ही नहीं है हमारे पास में। सिर्फ फैक्ट्री मजबूती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर है ना, वो तो क्या बहुत कमजोर है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कमजोर है। अभी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चाइना को, पूरी दुनिया से चाइना क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, इसलिए चाइना इतना समृद्ध बना। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, हमारे पास इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है। इंडस्ट्री मजबूत नहीं है तो हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं बनती नहीं है ना। हमारे पास देखो चाइना का मोबाइल Xiaomi इंडिया में बिकता है, लेकिन इंडिया का थोड़ी बिकता है। MI के मोबाइल हम खरीद रहे हैं यहाँ, तो क्या हो रहा है? हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की इतनी पावर ही नहीं है। हाँ, हम करते हैं कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट, ऐसी बात भी नहीं है। हम टेक्सटाइल करते हैं, कपड़े लगते हैं हमारे बहुत फेमस है दुनिया में, टेक्सटाइल करते हैं और भी कई सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा ये क्या रहता है? ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा रहता है। ये देश के लिए चिंताजनक बात है। हमारे पास से डॉलर जा रहा है और आ कम रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम पढ़े चालू का था, उसमें दृश्य पढ़ लिया हमने उसमें आयात निर्यात पढ़ लिया और इसका जान लिया हमने क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड जान लिया। इसमें हमको पता चल गया कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। अब हमारा दूसरा खाता कौन सा था बताओ? इनविजिबल। इस इनविजिबल के 3 पार्ट होते हैं। सर्विसेज, भाई जैसे वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऐसे सर्विसेज का होता है। बेंगलोर में रहने वाला आदमी कोई कॉल सेंटर पर काम कर रहा है अमेरिका की कंपनी के लिए, तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से पैसे कमा रहा है। टूरिस्ट, पर्यटक, इंडियन आदमी फॉरेन में घूमने जा रहा है तो वहाँ पैसे दे के आ रहा है, तो एक तरह से वो क्या है? वो एक तरह से इंपोर्ट है हमारे लिए, हमारा पैसा जा रहा है। ऐसा है ना, कई सारी सर्विस सेक्टर का भी क्या होता है? लेन देन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो ये सर्विस सेक्टर का है ना, इसका एक पार्ट है। एक दूसरा पार्ट है इसका इनकम, एक तीसरा पार्ट है ट्रांसफर। सर्विस, इनकम, ट्रांसफर। तो सबसे पहले तो हमने सर्विस का देख लिया। सर्विस हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है कि इंडिया इज द किंग इन सर्विसेज। भारत सर्विस सेक्टर में किंग है। क्यों? भारत का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भारत की बहुत मजबूत है। बेंगलोर है,
सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया का, पूरी दुनिया में इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियों का नाम है, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे और भी कोई कंपनी हो, इन सबका पूरी दुनिया में नाम है। बेंगलोर में पूरी दुनिया, बेंगलोर से पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बन के जाते हैं, कॉल सेंटर का गढ़ है। तो ये सर्विस सेक्टर से बाहर बहुत पैसे कमाता है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव है। इनकम में दोस्तों तीन चीज़ें आती है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। सपोज करो प्रॉफिट तो किसे कहते हैं, जैसा कि सपोज करो एप्पल की ने आईफोन ने क्या लगाया, चेन्नई में प्लांट लगा रखा है। अब इसको 8 साल प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कहाँ भेजेगा ये आईफोन वाला, वो जाहिर सी बात है अमेरिका में भेजेगा। जैसे कि क्या, अमेजोन है, अमेजोन पे यहाँ इंडिया में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन जो अमेजोन प्रॉफिट कमाएगा वो तो अमेरिका में भेजेगा ना, तो यहाँ से इंडिया से डॉलर पैसा जाएगा अमेरिका में, तो ये प्रॉफिट है। ऐसे हो सकता है कि अमेरिका की कंपनी लंदन में काम कर रही हो, सपोज करो इन्फोसिस ने लंदन में ऑफिस खोल रखा है, टाटा ने लंदन में ऑफिस खोल रखा है, तो टाटा ने लंदन में अगर पैसा कमाया कुछ कार बना के, जैसे कि जगुआर लैंड रोवर, तो प्रॉफिट इंडिया में आएगा। तो ऐसे प्रॉफिट का भी आदान प्रदान होता है, ऐसे इंटरेस्ट का होता है। सपोज करो मैंने कोई पैसा, इंडियन ने कोई पैसा अमेरिका से उधार ले रखा था, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। ऐसे हो सकता है कि इंडियन ने, कोई अमेरिकन ने इंडियन से पैसा ले रखा हो तो वो इंटरेस्ट देगा, तो उसका भी लेन देन होगा। ऐसे डिविडेंड होता है। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि भारत के कोई आदमी ने अमेरिका के शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद रखा, वो शेयर प्रॉफिट कमाएगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे इसमें भी दोनों ही होंगे, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इंडियन कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमको मिलेगा पैसा, और अमेरिकन कंपनी इंडिया में पैसा कमाएगी तो वहाँ पैसा जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह होना ही होता है। तो ओवरऑल इनकम में भी दोस्तों हम नेगेटिव में रहते हैं। क्यों? अब मुझे बताओ, प्रॉफिट में इंडियन कंपनी अमेरिका में ज़्यादा काम करती है कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में ज़्यादा काम करती है? तो आप सबको पता है कोका कोला, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही, तो ये पैसा प्रॉफिट भेजेगी नहीं भेजेगी अपने देश में? तो भेजेगी। तो ये प्रॉफिट में हमेशा इंडिया नेगेटिव में रहेगा, इंटरेस्ट में भी नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि हमने ज़रा उधार नहीं रखा, हमने वो दुनिया से उधार ले रखा है। डिविडेंड की भी यही बात है, इंडियन कंपनी कहाँ इंडियन लोग फॉरेन में जाके शेयर खरीदेंगे, फॉरेन ने इंडिया में शेयर खरीद रखे, तो ओवरऑल हमारा यहाँ नेगेटिव रहता है। यहाँ तक ठीक है। सर्विस हो गया, इनकम हो गया। ट्रांसफर में तीन चीज़ें आती है, रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट। सपोज करो कोई इंडिया में रहता है, उसको कोई अमेरिकन ने गिफ्ट दे दिया कुछ पैसे के रूप में या किसी भी प्रकार से, तो वो गिफ्ट भी क्या होगा, एक तरह से पैसा आएगा इंडिया में। डोनेशन, जैसे कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं इंडिया में, कोई एनजीओ काम कर रहा है, सपोज करो गाय को रक्षा में काम कर रहा है, कोई अमेरिकन को जमा किया बड़ा काम कर रहा है, उसको $10,000 भेज दूँ तो पैसा इंडिया में आएगा, तो डोनेशन के रूप में आएगा। फिर रेमिटेंस का हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें अगर आप इसका कंसेप्ट पढ़ समझ गए क्या, डोनेशन का समझ गए। अब रेमिटेंस, रेमिटेंस का सीधा मतलब है, जैसे कोई इंडियन है, आप जानते हो इंडियन कई लोग अमेरिका में काम करते हैं, यूएसए में, कई कनाडा में काम करते हैं, कई इधर जो साउथ के नर्सेज वगैरह होती है वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, कई सारे लेबर के रूप में जाते हैं। तो ये यहाँ काम करने गया, ये यहाँ काम करने गया, तो क्या ये यहाँ काम करके यहीं पैसा थोड़ा उड़ा देते हैं, अपने घर में पैसा भेजते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट के लोग केरला में पैसे भेजेंगे, तो ये जो पैसा भेजते हैं ना, जो यहाँ के प्रवासी नागरिक, उसको रेमिटेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। पर सेम टाइम हो सकता है कोई अमेरिकन इंडिया में रह रहा हो, दिल्ली में, यहाँ काम कर रहा हो, तो ये भी पैसा अपना यूएसए में भेजेगा। लेकिन अब आप इतना तो जानते हो ना, कितने विदेशी इंडिया में काम करते हैं और कितने इंडियन विदेश में काम करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भाई भारतीय लोग विदेशों में खूब काम करते हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इंडियन से भरा पड़ा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, सब जगह। तो ये बहुत पॉजिटिव रहता है। और जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक हर साल रिपोर्ट जारी करता है, भाई कौन से देश में रेमिटेंस के रूप में कितने कितने पैसे गए। तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है दोस्तों, एक उसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। क्या नाम है? ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ हर साल रिपोर्ट जारी करता है ये वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज नंबर 1 इन रेमिटेंस, मतलब पूरी दुनिया से जो प्रवासी काम करते हैं, पैसा भेजते हैं, उसमें इंडियन सबसे आगे। ये अच्छी बात है, सम्मान की बात है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे पैसा हमारे देश में आता है डॉलर के रूप में। तो ये इसका याद रखना। तो अब आपको है ना, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। देखो बीओपी हमने देख लिया था, ट्रेड अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस और इनकम ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है, निवेश में, ये यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत है कि बताओ, चालू खाता हमने पढ़ लिया, दृश्य पढ़ लिया, आयात निर्यात पढ़ लिया, सर्विस और इनकम ट्रांसफर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने। बैलेंस और ट्रेड हमने देख लिया। ट्रेड अकाउंट में क्या होता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेपिसिट भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में क्या है, हमेशा डेपिसिट है।
उसको क्या कहेंगे बताओ? ट्रेड डेफिसिट। इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। आज़ादी के बाद भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव ही रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं थी। जब अंग्रेज गए 1947 में, सब कुछ बर्बाद करके गए थे। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ सुई भी नहीं बनती थी हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर कोई सुई भी नहीं बनती थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? ऐसे दोस्तों, इसमें इंपोर्ट में रैंकिंग होती है, एक्सपोर्ट में रैंकिंग होती है। भाई हम सबसे ज़्यादा माल पूरी दुनिया में कहाँ बेचते हैं? तो हर साल ये रैंकिंग बदलती रहती है। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है भारत सरकार का, उसमें डेटा आता है इसका हर साल। इसलिए हर साल इसको क्या करना चाहिए? अपडेट करना पड़ता है ये डेटा को, इसलिए मैंने खाली छोड़ रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। कहाँ पे करते हैं? अमेरिका को। दूसरे नंबर पर होता है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, और थर्ड नंबर पर है चाइना। तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, दूसरे नंबर पर करते हैं यूएई को, थर्ड नंबर पर करते हैं चाइना को। और हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, देखो चाइना के साथ हमारा युद्ध की स्थिति थी, लड़ाई भी थी, सीमा पर बॉर्डर पर कई प्रॉब्लम है, लेकिन आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट सामान कहाँ से मंगा रहे हैं? वो चाइना से मंगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? यूएई है। थर्ड नंबर पर यूएसए है। देखो उसका सिंपल से याद कर लो, एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट वो इंपोर्ट हो, यूएई सेकंड रैंक पे है। बस चाइना की और इसकी यूएसए की क्या होता है? इंटरचेंज हो जाती है। एक्सपोर्ट में यूएसए नंबर 1 पे है, तो इंपोर्ट्स में चाइना नंबर 1 पे है। ये रैंकिंग आपको याद रखनी है जबानी, ठीक है? अब हमारे पास में ये ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो बात है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंपोर्ट हम एक तो किसका करते हैं? हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत कम ज़्यादा है। भारत क्या एनर्जी हंग्री देश है, यहाँ पे एनर्जी की कमी है, तो हम पूरी दुनिया से क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं। हर साल काफ़ी बड़े मात्रा में हमारा मोटा पैसा किस में जाता है? कच्चा तेल में जाता है। तो ऊर्जा आवश्यकता है, तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा मांग है। तो इसका इलाज भी क्या है? इलाज क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके बाद गोल्ड की बहुत ज़्यादा मांग है। बाहर जानते हो आप, शादी ब्याह में गोल्ड, सोना तो बहुत मांग है। सोना इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी बड़ी मात्रा में गुड्स चाहिए, बुलडोजर वगैरह चाहिए, और भी कैपिटल गुड्स चाहिए। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री, नई नई फैक्ट्री लगेगी समझ लो इंडिया में, तो उसके लिए मशीनें मंगानी पड़ेगी फॉरेन से, कोई जापान से, कोई जर्मनी से, इनसे। और भी कई सारे रीजन है, पर हमको ठीक है, ये आपको मोटा मोटी याद रखना है, ऐसे कोई खास बात नहीं हो। फिर इसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट मैंने बता दिया था आपको। 3 चीज़ें हैं, सेवाएँ, सर्विसेज, इनकम, और ट्रांसफर, या इसमें रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस के लिए मैंने रिपोर्ट बता दी थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन प्राप्त कर रहा है? फर्स्ट नंबर पे इंडिया कर रहा है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पूरी दुनिया में रेमिटेंस प्राप्त करने में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो फर्स्ट है। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? ये वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंटल ब्रीफ रिपोर्ट कहती है। ठीक है बात यहाँ तक? ठीक है, तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम क्या पढ़ रहे थे? भूल मत जाना, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भूलते जाओ। हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 पार्ट थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन नहीं पढ़ना, इतना सा इतना बता दिया। अब 2 पार्ट रह गए हमारे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के 2 पार्ट थे, दृश्य या इसको ट्रेड पार्ट कहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट था। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रैंक वगैरह देख ली। हमने ये देख लिया कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट है आज़ादी के बाद से ही। यहाँ तक बात ठीक थी। इसके बाद हमने देखा इनविजिबल अकाउंट था। सपोज करो यहाँ पे हमारा नेगेटिव था, ठीक है, ये ओवरऑल नेगेटिव है ना, यहाँ पे पैसा जा रहा है, इसलिए हमने बताया इंडिविजुअल अकाउंट। यहाँ पे सर्विसेज हमारा काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉजिटिव है। भारत सरकार बहुत पैसा कमाती है, फॉरेन से खूब पैसा आता है सर्विसेज में। इनकम में हमने बताया कि नेगेटिव है मोटा मोटी, ठीक है। ट्रांसफर में लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा है, रेमिटेंस भी आता है, डोनेशन भी आता है, गिफ्ट भी आता है। रेमिटेंस में तो हम नंबर 1 पे, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव है। यहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से भी कमा रहे हैं, यहाँ से जा रहा है। तो ओवरऑल है ना, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ पैसा कमा रहे हैं। सपोज करो यहाँ नेगेटिव में -20 था, तो यहाँ हम पॉजिटिव में 10 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों, ये जो यहाँ से पैसा जा रहा है ट्रेड अकाउंट से, वो गड्ढा हम ये इंडिविजुअल अकाउंट के पॉजिटिव से नहीं भर रहे, ये कम है। इसलिए ओवरऑल चालू खाते में भी क्या होता है? घाटा होता है। वही चालू खाते की भी 3 स्थिति हो सकती है। चालू खाता सरप्लस, चालू खाता वो न्यूट्रल, और चालू खाता में कम हो। तो हमारा हम ओवरऑल क्या होता है? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। करंट अकाउंट जो हमारा है ना,
इसके दो पार्ट थे। ट्रेड अकाउंट, ये ट्रेड अकाउंट में हमारा डेफिसिट था, नेगेटिव था, यहाँ से पैसा जा रहा था, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल अकाउंट था ये पैसा कमा रहा था, सरप्लस था, पॉजिटिव। लेकिन ये जो पॉजिटिव सरप्लस कम है, मेरे जेब से कहे तो 100 रुपये जा रहा है, 50 रुपये कमा रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल तो मेरे जेब से जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव ज़्यादा था दोस्तों, ये पॉजिटिव इसको भर नहीं पाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये करंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे पास डॉलर जा रहे हैं दुनिया में, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बहुत बुरी बात है। कोई करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, हमारे देश से पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहा है, जैसे डॉलर जाता जाएगा तो एक दिन डॉलर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट कहते हैं। भाई जैसे हमारे पास डॉलर जाता जाएगा, ठीक है, तो एक दिन डॉलर का जो भंडार होगा वो खत्म हो जाएगा। अब भंडार खत्म हो जाएगा तो अब हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, और कच्चा तेल इंपोर्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो हमारे देश की इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें ना विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। श्रीलंका में इनमें सब यही हो रहा है, पाकिस्तान में सब जगह। वहाँ क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा भंडार था ना वो खाली हो गया खजाना। अब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो हम अब वो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, दवाइयाँ होती है, कई सारे पेस्टिसाइड होते हैं, खाद वगैरह होता है, ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर ये इंपोर्ट नहीं करोगे तो खाओगे क्या, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होंगे, फिर एंड में भूखे ही मरेंगे। तो ये इसको कहते हैं बीओपी क्राइसिस। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। चालू खाते में दो आ जाएंगे, व्यापार खाता प्लस अदृश्य खाता। मैंने बताया चालू खाता में क्या होगा, ये तो क्या है हमारा व्यापार खाता। चालू खाता पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव होगा तो उसको क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे, सीएडी। अब भारत में क्या था, अधिकतर सीएडी रहता है, क्यों, क्योंकि ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है। ये ट्रेड अकाउंट का जो डेफिसिट है ना, वो गड्ढा नहीं भर पाता कौन, इंडिविजुअल अकाउंट, इसलिए ये डेफिसिट रहता है। इसलिए हमारे पास ओवरऑल क्या रहता है, सीएडी रहता है। लेकिन जब 2020-21 में आपको पता है लॉकडाउन लग गया था, तो लगभग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया था, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो गया था, तो हमने क्रूड ऑयल कुछ भी नहीं मंगाया। तो ऐसी स्थिति में एक बार यहाँ पे पॉजिटिव में चल गया था ये करंट अकाउंट 2020-21 में, जो 17 साल बाद हुआ था। 17 साल बाद हमारे पास पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस कब हुआ था, तो हुआ था 2020-21 में। तो लेटेस्ट में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई लेटेस्ट में भारत में करंट अकाउंट सरप्लस में कब रहा, तो ये कोविड टाइम पर रहा 2020-21 में। हालांकि ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, 17 साल बाद पॉजिटिव हुआ था। 2021-22 में ये -1.2% ऑफ जीडीपी रहा। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा चुका हूँ, जीडीपी का परसेंटेज का चक्कर बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात। ये 3 टिप्स से हम बाकी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है क्या चीज़, करंट अकाउंट। एक बार इसको चाहो तो आप मैं रिवाइज करा देता हूँ। बीओपी भूलना मत, हम पढ़ रहे थे बीओपी, उसके कंपोनेंट करंट अकाउंट, इसका दूसरा कंपोनेंट था कैपिटल अकाउंट, इसका थर्ड एक था एरर एंड ओमिशन। इन तीनों का मैंने आपको मतलब समझा दिया था। फिर हमने करंट अकाउंट के आगे पार्ट देखे, क्या, एक था दृश्य ट्रेड, जो देखा जा सके, वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरा था इनविजिबल, ठीक है। ट्रेड में क्या हो रहा था, वस्तु का एक्सपोर्ट भी हो रहा था, इंपोर्ट भी हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था। ओवरऑल क्या था, ये नेगेटिव था, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इनविजुअल में 3 चीज़ें थी सर्विसेज में। सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता। फिर इनकम, इनकम में 3 चीज़ें आती है, प्रॉफिट, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। अभी थर्ड था ट्रांसफर। ट्रांसफर में कई सारी चीज़ें आती थी, मैंने बताया था, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई रेमिटेंस कौन से अकाउंट का पार्ट है, ऐसा सब कुछ पूछते हैं, इसलिए पूरे बता रहे हैं। फिर सर्विसेज पॉजिटिव था, इनकम नेगेटिव थी, ट्रांसफर बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव था, ओवरऑल इंडिविजुअल पॉजिटिव था, यहाँ से पैसा कमा रहे थे। लेकिन ये जो पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव नहीं कि ये नेगेटिव को बढ़ सके, तो करंट अकाउंट में नेगेटिव था, इसको क्या कह दिया हमने, करंट अकाउंट डेफिसिट कह दिया। तो आप लोगों से कभी पूछ सकते हैं चालू खाते का घाटा क्या मतलब है, तो सिंपल बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट होता है चालू खाता। उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे ज़रा दे रहे हैं और है ना कम रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। कोई रॉकेट साइंस छोड़े इसमें, इतना आसान चीज़ है। फिर अब हम एरर एंड ओमिशन में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना, अब हमको पढ़ना है कैपिटल अकाउंट, लास्ट यही है, फिर इसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पूंजी खाता।